हेलो हेलो हेलो। आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। बस 1 मिनट रुक जाइए। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। 1 मिनट रुक जाइए बेटा। शिट। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा, है ना, टेक्निकल इशू था थोड़ा सा। चलिए, तो आज का जो हमारा गोल है वो है, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझ लिया था हमने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। नो साउंड। अब तो साउंड ठीक है भाई, बीच में गया था साउंड। अब तो साउंड एकदम बढ़िया चल रहा है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था थोड़ा बहुत बता दो, क्योंकि गैप हो गया 2-3 दिन का, है ना। फटाफट बता दीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलो बेटा, तो आज का हमारा जो गोल है वो मैं आपको बता दूं। आज हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है साहब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को तो हमने समझ लिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। इस चैप्टर में दो ही पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड हमें बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, उस पे बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल आता है, लेकिन ये सेक्शन हम 12th क्लास के बाद कवर करते हैं ना साहब। तो आज हम, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सीओएमई, तो एक बार बता दो, जहां कम हुआ हम नहीं, कब लगेगा सीओएमई? जहां कम हुआ हम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं। चलो, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो आपके सामने है ना। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि 90% लोग इस सवाल का जवाब गलत बताते हैं। एक लाइन का छोटा सा सवाल है ना। सवाल नंबर 1 देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, जहां कम हो हम नहीं। ठीक है साहब, हम किसी से कम नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप क्या तैयार हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यस सर। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, तो सवाल बताइए। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड एट द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स as the negative of work done by the external force when delta k is 0, as the negative of work done by the external force when delta k is 0। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब बताइए क्या होगा, है ना। पहला जवाब बता रहे बच्चे, कुछ कुछ बच्चे जवाब बता रहे डी। हम्म देखिए, सबसे पहला जवाब,
ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो कल को मैं ये स्टेटमेंट लिख दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या एक्सटर्नल फोर्स के जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी एक्सटर्नल एजेंट होता है ना, जैसे हमारे जैसे लोग एक्सटर्नल एजेंट, वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताइए साहब, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है असल में, ये दोनों ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि गलत है? हालांकि हम जानते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है साहब, ये हमने लिख दिया। ये ट्रू है कि फॉल्स है, एक बार सोच समझ के बताइए, है ना? अगर ऐसा कहीं लिखा हो कि हम जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये सही है कि गलत? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? करेक्ट, ट्रू। बहुत मारूंगा, सही है। 4 थप्पड़ दूंगा ना, 2 बार घूमेगा। रामलाल सही है, ट्रू है, तू गधा है, ये सच है। जान निकाल के समझा दिया, फिर भी कह रहा है ट्रू है। देख कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। सुन, बहुत सारे बच्चे फॉल्स कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फॉल्स कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रू कह रहे हैं ना एकदम रामलाल टाइप है। कैसे? अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो याद रखिएगा ये नकली लॉ है, नकली है ये। और नकली चीज पे हम भरोसा नहीं करते। जब वो लिखा हो तो उस पर सोच समझ के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब हम बाप को लाएंगे, सारे थ्योरम के बाप को लाएंगे। पहले लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलेगा वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। और आप कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अगर आप कहते हैं इफ यू आर सेइंग कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, देन डेल्टा के ई 0 हो जाएगा। देन वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एंड माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू। अब ये जाके आ गया है, इत्तिफाक है, ये कोई लॉ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसके बराबर आ गया है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं। हालांकि ये नकली लॉ है, लेकिन सही हो सकता है, करेक्ट। मैं नहीं बोल रहा हूं गलत, यू करेक्ट, ट्रू ट्रू ट्रू। ओनली व्हेन, ये कौन बोलेगा पड़ोसी? ओनली व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ओनली व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तभी और तभी सही है, हमेशा सही नहीं है। हां, अगर कहीं ऐसा लिखा हो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो आप बोलेंगे हां सर ये हुआ ना, ये असली वाला लॉ है, ये ऑलवेज वैलिड है। छोटी छोटी बात है, आगे जाके बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, इसको ढंग से समझ लीजिए एक बार। चलिए बताइए, जोरदार मजा आया कि नहीं आया? चलिए बताइए, ट्रू विथ कंडीशन। यस सरांश श्रीवास्तव, बहुत ही जोरदार बेटा, ट्रू विथ कंडीशन। सर की आवाज बदल गई है, आवाज को क्या हो गया है? भूल गए थे क्या सर? अरे क्या भूल गया था मैं? हम माइक लाया हूं, नया लेके आया हूं, इसीलिए आवाज बदल गया होगा। सर सी ऑप्शन में निगेटिव क्यों है, देखते हैं। एज द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन डेल्टा के 0, गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। निगेटिव वर्क नहीं होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। एज द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये सही है। एंड ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड, ये भी सही है यार, ओनली इन कंजर्वेटिव फील्ड बिल्कुल सही है। एज द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये एकदम सही है। यहां पे काम करो, इस निगेटिव को पॉजिटिव बता दो, फिर ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, है ना? ये गलत है, निगेटिव नहीं बोल सकते बेटा, ये आया तो है, देखो ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो ये पॉजिटिव लिख देते हैं यहां पे। क्या लिख देते साहब? पॉजिटिव लिख देते हैं। एज द पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन डेल्टा के इज 0। अब जाके आपका तीनों स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं था, और अगर आपने गलत भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि ये असल में आपका लास्ट लेक्चर का जो कंसेप्ट था उसी का रिवीजन है ना। चलिए यहां पे एक बार और दिखाता हूं मैं आपको,
कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है लास्ट लेक्चर का रिवीजन। चलो फटाफट देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ही आपका असली लॉ है। ओरिजिनल लॉ जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए इस थ्योरम को कब अप्लाई करेंगे आप? वैलिड कब है? ऑलवेज वैलिड। लेकिन अप्लाई कब करेंगे? वैलिड तो हमेशा है, अप्लाई कब करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हमेशा अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमेशा अप्लाई करोगे तो ये नकली लॉ जो आपने बनाया है मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, इसको कब अप्लाई करोगे बेटा? इसको कब अप्लाई करोगे? मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम नकली थ्योरम है। ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बेटा ये कब वैलिड है? ओनली वैलिड व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तब आप इसको अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो है तो आप इसको अप्लाई कर ले, कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम होंगे, हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं होगा। जहां कम वहां हम नहीं, वहां हम नहीं। ठीक है बेटा? तो मुझे बस इतना बताओ कि ये कब अप्लाई करेंगे? तो हमें पता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका वर्क जीरो होना चाहिए, तब ये थ्योरम हम लगा देंगे। लेकिन साहब ये कब लगाएंगे फिर? बताइए ये कब लगाएंगे फिर? हम किसी से कम नहीं, वो अपने आप जोड़ लो, वो तो सब जानता है कि तू किसी से कम नहीं है ना? तो किसी से कम नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाओगे? बेटा संयम, तू मेरे से रिक्वेस्ट करेगा कि खुद भी कुछ बुद्धि लगा लेगा? रिक्वेस्ट है। ये बताओ ये अप्लाई कब करोगे? When you will apply this theorem, कब अप्लाई करोगे? इसका एक लॉजिकल और जोरदार जवाब दो कि इसको कब हम अप्लाई करेंगे। इजी कौन सा थ्योरम है? ऑलवेज अप्लाई करेगा। तो इसको कब करेगा रामलाल? एकदम गधा वाला बात बोल रहा है, ऑलवेज। मैं बोल रहा हूं ऑलवेज वैलिड। समझ, इन दोनों में फर्क है। मैं कह रहा हूं ऑलवेज वैलिड, हमेशा सही है। तो जो सही है उसी को हमेशा यूज करता रहेगा क्या? जब इसी को हमेशा यूज करेगा भाई साहब, तो इसको किस लिए लाया? शो केस के लिए ड्राइव किया क्या तूने? ये भी बहुत यूजफुल थ्योरम है। हाँ, हमेशा वैलिड नहीं है लेकिन यूजफुल है। हमेशा वैलिड नहीं है लेकिन यूजफुल है। तो आप मुझे बताएं कि इसको कब यूज करेंगे? एक भी लॉजिकल जवाब नहीं दे रहे हो, ऑलवेज बोल रहे हो। इसीलिए जब तुम सवाल सॉल्व करते हो तो तुम डिसाइड ही नहीं करते हो कि क्या करे। अबे रामलाल, तू ऑलवेज पता है क्या बोलता है? क्या करे? तेरा ऑलवेज में आंसर पता है क्या? सर कैसे करे? सर इसमें क्या लगाए? बुद्धि लगा, इसमें क्या लगाए? कल को तू पूछेगा सर इसमें क्या लगाए? इसमें बुद्धि लगा। और मुझे बताओ वैलिड हमेशा है लेकिन यूज कब करेंगे उसमें थोड़ा बुद्धि चाहिए। और बहुत ही जोरदार जवाब बताता हूं मैं, देखो ध्यान से बेटा। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, इजी टू अप्लाई है। तो जहां पे ये अप्लाई हो जाए वहां पे लगा दो। सर जहां अप्लाई नहीं होगा वहां क्या करेंगे? वहां पे असली ये बाप काम आएगा। समझ रहे हो? तो क्या आंसर होना चाहिए? जब आपका मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम से सवाल सॉल्व ना हो रहा हो तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर ले। हालांकि कई बच्चे ये कह रहे हैं इतनी बड़ी भाषा में काहे बोलते हो? सर व्हेन वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी विल यूज दिस। इतना दिमाग है तुम्हारे में, तुम सवाल पढ़ के ये देख पाओ कि कहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, कहां पे ना वर्क कर रहा है। सीधी सी बात है, ये इजी टू एप्लीकेबल है। तो जहां पे ये लग जाए लगा दो। समझ में आया? जहां पे ये लग जाए इसको लगा के सवाल सॉल्व कर लो, आसान होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जहां पे ये थ्योरम ही ना लग रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि ये तो ना हो पाएगा, तो ये लगाओ फिर, है ना? ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हर जगह एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए
दूसरी बात सर, ये दो थ्योरम के साथ दो थ्योरम और पढ़ा था, हाँ उसको ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये साहब असली वाला लॉ है, हमेशा वैलिड होता है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस आएगा, सॉरी डेल्टा यू, only valid when kinetic energy is constant। तो इन दोनों थ्योरम का भी यूज हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन के साथ सही है, ये बिना कंडीशन के सही है। आप इसको लिख सकते हैं ऑलवेज वैलिड। असली मैं इसीलिए लिखता हूं, दो थ्योरम असली है, दो थ्योरम नकली है। समझ आ गया? हाँ मैंने ठीक कर दिया है बेटा, नेगेटिव वर्क डन। चलिए अब हम पढ़ेंगे साहब, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो चलिए अभी आगे हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आओ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। वर्क डन बाय ग्रेविटी किसका एग्जांपल है साहब? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे सर ये तो वही कॉपी कर दिया आपने, बस यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे ग्रेविटेशन लिख दिया। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे ग्रेविटेशन लिख दूंगा तो ये आ जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा? ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बुझाया? हाँ सर ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, ठीक है। अब इसको इनिशियल पोजीशन है ये यू आई, इसको धीरे धीरे उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं, यहां पे इसकी फाइनल पोजीशन है इसलिए यूएफ लिख दिया। अब ये इनिशियल से फाइनल पे जब पार्टिकल जा रहा था तो जितना वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही इसके निगेटिव में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर इस माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, इधर प्लस हो जाएगा। हाँ तो आप यहां लिख दीजिए माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस यहां भी लगा सकते हैं। अब ऊपर जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा? अगर इसकी हाइट h है तो बताइए यहां से यहां तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? अरे दिमाग लगा लें, यहां पे ब्लैक बोर्ड, कुछ इशू है इसीलिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड प्लीज, दिमाग ही तो ब्लैक है तेरा, और कितना ब्लैक चाहिए? दिमाग ब्लैक है ना? 2 मिनट के लिए भैया साहब हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कुछ भी। जो समझा रहा हूं वहां पे ध्यान लगा, एक भी बोला तो बहुत कूटूंगा इस अभी। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस हमारी मर्जी का सब कुछ चाहिए। जब तुम्हारी मर्जी का कुछ कभी ना मिले तो छोड़ देगा क्या एफर्ट्स लगाना? नहीं समझेगा क्या? स्पैम कर रहा है ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड। चुपचाप यहां पे सेंसर बता, ब्लैक बोर्ड। शौक थोड़ी ना है मेरा, अब नहीं दिख रहा है क्या बिल्कुल भी? तो थोड़ा सा कभी कभी कंप्रोमाइज कर लिया कर। ब्लैक बोर्ड, तेरी शकल ब्लैक, तेरा दिमाग ब्लैक, तेरा घर ब्लैक, अब क्या चाहिए ब्लैक? ब्लैक माइनस mgh क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लग रहा होगा और ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां ले गया, तो ये आएगा तुम्हारा माइनस, तो ये फॉर्मूले का था, और यहां पे आ जाएगा माइनस mgh इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सर ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। हाँ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा सिर्फ mgh इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने हाइट जो लिया है h, दैट वेरी 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस से ये हाइट बहुत कम है। सर थोड़ा कंपेरेबल रख देंगे, थोड़ा ऊंचाई पे ले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा कि g वैरी कर जाएगा। तो सर वहां पे फॉर्मूला कैसा बनेगा? ये बात हम ग्रेविटेशन में करेंगे। कहां करेंगे? ग्रेविटेशन में करेंगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन एक डाउट और है यहां पे,
मुझे है, तुम्हें भी होगा तो बताना, है ना, थोड़ा बताना सर, हमको भी ये डाउट था, थोड़ा बताना कि सर यहां पे आपने रेफरेंस कहां लिया है। ये जो आपने MGH निकाला है, ये तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके निकाला होगा ना, इसमें रेफरेंस कहां है सर? रेफरेंस कहां है? रेफरेंस कहां है सर? रेफरेंस बताओ सर, रेफरेंस बताओ। जी चेंज कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपका, जी चेंज कर जाएगा। तो ये फॉर्मूला, अरे भाई साहब कभी कभी तो एकदम जोरदार बात कर देते हो सर, बाइनोमियल थ्योरम लगेगा तब। हाँ, रेफरेंस कहां लिया है? हाँ, परिदा कह रही सर ग्राउंड में रेफरेंस लिया है। हमको भी डाउट था सर, रेफरेंस कहां लिया है? ब्लैक ग्राउंड सर, पीछे लिया रेफरेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें कभी पता चलता है कि तुम सवाल क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो? तुम्हें सब कुछ आ जाता है लेकिन फिर भी तुम सवाल क्यों नहीं सॉल्व कर? मुझे भी डाउट था सर, ग्राउंड पे रेफरेंस लिया है सर। ओके 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 ओके, सबका जवाब है सर। कहां रेफरेंस लिया है? ग्राउंड पे। कहां रेफरेंस लिया है? ग्राउंड पे। सुन सुन, ध्यान से एक बात बता दो, तुम्हारे फायदे की बात है और एकदम कायदे में सुनो। हाँ बताओ सर, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें थ्योरम आता है लेकिन सवाल सॉल्व नहीं होता? ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि सर हमें कंसेप्ट तो सारे आते हैं, फॉर्मूले भी सारे याद हैं, है ना, लेकिन सर हमसे सवाल सॉल्व नहीं होता? सर इसका क्या रीजन है? आज बताता हूं क्या रीजन है। इसका रीजन है आपकी गलतफहमी। सर मेरी गलतफहमी? हाँ, आपको यह गलतफहमी हो जाता है कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, तो सर आप समझा नहीं पाते होगे सर, आप एक्चुअल में अच्छे से समझा नहीं पाते हो। हम तो सर सब समझ जाते हैं, लेकिन शायद आप में ही कुछ गलती होगी। नहीं 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 बेटा, मेरे में गलती नहीं है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा और थोड़ा शर्म आए ना तो बताना सर माफ कर दो, शर्म आ रहा है। सुनना, 20 बार सामने बैठा हुआ इंसान भी चिढ़ जाए कि ये मास्टर है कि पागल है, एक ही चीज को 20 बार क्यों कह रहा है। मैंने 20 बार बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी does not depends upon reference, does not depends on reference, depends upon reference। क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सीधा का सीधा वर्क के बराबर होता है, निगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होता है। और जो निगेटिव ऑफ वर्क डन है वो तो साहब आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, वो किसी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ बिल्लू शर्मा, सॉरी सर समझ गए। निशिता अपना मुंडी फोड़ ले, हाथ ऐसे मारने से नहीं होगा, दीवार में सर मार, खून खून कर दे एकदम। मतलब इतनी शर्म वाली बात, माफ कर दो सर, शर्म आ रहा है। तुमने सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, इसको रॉन्ग वे में मत लिया करो। मैं तुम्हें जब तुम्हारी कुछ बुराई करता हूं या तुम्हारी बेइज्जती करता हूं तो इससे होता है क्या है ना कि इंसान जीवन में सब कुछ भूल जाता है, लेकिन बताओ क्या नहीं भूलता है? इंसान जीवन में सब कुछ भूल सकता है लेकिन एक चीज इंसान कभी नहीं भूलता। क्या नहीं भूलता वो तुम ही बता सकते हो। तुम्हें सबसे ज्यादा लंबे समय तक क्या याद रहता है? क्या याद रहता है बताओ? सॉरी सर, हाँ समझ गया, सॉरी की बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, माफ कर दो सर, कर दिया कर दिया, सॉरी सर माफ कर दो, कर दिया बेटा कर दिया। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें लंबे समय तक क्या याद रहता है? सबसे लंबे समय तक कौन सी चीज इंसान के जीवन में सबसे लंबे समय तक याद रहती है साहब? उसकी गलती और उसकी बेइज्जती। गलती तो फिर भी इंसान भूल जाता है, लेकिन गलती के बाद कोई ढंग की बेइज्जती कर देना, एकदम एकदम उसको आईना दिखा देना कि तू कितना बड़ा चोमू है ना, एकदम चोमू टाइप सॉल्यूशन कि साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम रेफरेंस ढूंढेंगे। लो लिख देता हूं, चोमू क्या सोचता है, देख इधर, चोमू टाइप सॉल्यूशन। चोमू टाइप सॉल्यूशन सोचता है कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस कहां लिया है? वाह, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस बताओ, चेंज इन पोटेंशियल के लिए रेफरेंस बताओ। ये एकदम चोमू टाइप बात होगी, है ना। इंसान की गलती याद रहती है लंबे समय तक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलती भी इंसान भूल जाता है, लेकिन उस गलती पे कोई इसकी बेइज्जती कर देना तो ज्यादा समय तक याद रहता है। चल अच्छा एक बात बताओ, सोचना ढंग से, क्या मैं कोई नई बात बोला? नहीं सर। क्या ये बात आपको मेरे पढ़ाने से पहले से पता था? हाँ सर, आप जब पढ़ाए थे उससे पहले ही मैंने पढ़ लिया था। बिल्कुल सही बात है। और कल क्या मैंने 20 बार बताया? हाँ सर। फिर भी कैसे भूल गए? फिर भी कैसे भूल गए? आप बड़े एकदम रफ्तार में बता रहे सर, ग्राउंड पे लिया है सर रेफरेंस, ग्राउंड पे लिया है।
भाई साहब कहीं नहीं लिया रेफरेंस, कहीं भी नहीं लिया रेफरेंस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, बचपन की बेइज्जती मेरा भूल मत जाना रे। हाँ, बच्चे गाने गाते हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना रे। अबे तुम्हारे ना बचपन में प्यार है ना तुम्हारी जवानी में प्यार होगा, जैसी तुम्हारी शक्ल है ना। तुमसे प्यार कौन करेगा यार? घर वाले प्यार करते हैं क्या तुम्हें? नहीं सर। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि घर वाले बिना गलती के तुम्हें कूट देते हैं? ऐसा कभी महसूस किया कि घर वाले बिना गलती के तुम्हें 2 थप्पड़ लगा दिए? बड़ा भाई कूट रहा है, मम्मी कूट रही है, पापा कूट रहे, क्यों? बिना गलती के तुम्हें क्यों पीटा जाता है? क्या रीजन है? क्या घर वाले पागल है? नहीं, घर वालों को तुम्हारा शकल पसंद नहीं है। ये कौन ऐसी शकल का आ गया, इसलिए तुम्हें बार बार कूट देते हैं। कोई बात नहीं, अब याद रखना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट सुन लो। इफ पोटेंशियल एनर्जी है ना, इफ यू ही बोल देता हूं, यू इनिशियल, इनिशियल कहां पे था? ग्राउंड पे, एट ग्राउंड, एट ग्राउंड, एट ग्राउंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 मान लू, कहां 0 मान लू साहब? ग्राउंड पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लू, तो यहां पे पोटेंशियल 0, तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? mgh। यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? mgh। तो लिखो ध्यान से, लिखो ध्यान से, ये 0 हो जाएगा तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो किसी h हाइट पे m मास का ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या mgh हमेशा होता है? क्या मैं h हाइट पे होते ही उसके पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोल दूं? नहीं, उसके पोटेंशियल एनर्जी को आप mgh नहीं बोल सकते। आप इस कंडीशन के साथ ही बोल सकते हैं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0 देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। समझ आया? ठीक है, चल ठीक है भाई, तो याद रखना। अब सर अगर हम ऐसे सोचे कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट था m मास का, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। अब उल्टा सोचते हैं चलो, और इसको धीरे 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 नीचे ला रहा हूं, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे। ग्राउंड पे क्या इसकी फाइनल पोजीशन? सर अब ड्राइव करके बताओ कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सुनो बेटा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से यहां आने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? सर ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है प्लस mgh। चलो mgh इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस ui। uf कहां का है? सर ग्राउंड का है uf। अगर मैं इफ आई एज्यूम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, एट ग्राउंड, अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या एज्यूम करूं? 0 एज्यूम कर लूं। ग्राउंड पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 एज्यूम करता हूं, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे बचा बेटा माइनस mgh इज इक्वल टू माइनस u इनिशियल। इनिशियल मतलब इस पॉइंट पे, इनिशियल मतलब इस पॉइंट पे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh। अब ध्यान से एक चीज देखो, सर हम रेफरेंस पॉइंट क्या हमेशा ग्राउंड पे ही माने? जरूरी नहीं है। क्या हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा इनिशियल पोजीशन पे ही माने? जरूरी नहीं है। अब यहां पे ध्यान से सोचो कि मैं यहां से यहां पार्टिकल को लाया, और इनिशियल आपका ये है फाइनल, ये ग्राउंड पे फाइनल है, और फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान रहा हूं मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हो, चाहे वो ग्राउंड है चाहे h हाइट पे। अगर मैं यहां 0 मान लूं तो हाँ 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे जहां पे मैंने 0 एज्यूम किया, यहां पे 10 जूल एज्यूम कर लूं तो यहां पे मुझे 10 जूल लिखना पड़ेगा। अगर 20 जूल एज्यूम करता हूं तो 20 जूल एज्यूम करना पड़ेगा। तो साहब ऐसी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू नहीं होता। सर 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 एक मिनट, यहां पे भी h हाइट पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh आया है, ठीक बात है। यहां पे भी h हाइट पे mgh आया है। क्यों सर? क्योंकि दोनों ही केस में मैं पार्टिकल को कहीं से भी कहीं ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है। कभी वो इनिशियल भी हो सकता है, कभी वो फाइनल भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को कहां 0 मानना चाहिए? बताओ, अब बताओ आंसर, तो कहां मानना चाहिए? सर हमारा जहां मन है वहां मान लेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पोटेंशियल एनर्जी को कहां 0 मानना इजी होगा? पोटेंशियल एनर्जी को कहां 0 मानना इजी होगा?
पोटेंशियल एनर्जी को कहां पे जीरो मानना इजी होगा? ज्यादातर केस में हम ग्राउंड पे ही एज्यूम कर लेते हैं, या दूसरा जवाब है सर जहां से सवाल को सॉल्व करना इजी हो। बच्चे कह रहे ऊपर नीचे, सुन मेरी बात, लिख ले। तो एक काम कर, कलम उठा और लिख ले, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करके, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करके क्वेश्चन इजीली विजुअलाइज हो जाए, सॉल्व करना इजी हो, वहां पे हम जीरो मान लेते हैं। क्योंकि जब 10 सवाल बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आप गजब ही करते हो, एक जगह मानो ना जीरो, आप कहीं भी जीरो मान लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी जीरो मान सकता हूं, सवाल के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहां जीरो मानना चाहिए? जहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है भाई, चलो, जहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। चलो अब मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, हालांकि ये बहुत बड़ा बना दिया, स्फीयर टाइप बना दिया, चलो स्फीयर ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये स्फीयर है साहब, लो ब्लैक पीपीटी आगे ले, ये स्फीयर है, और इस स्फीयर का साहब रेडियस है आर, मास है एम, और ये है ग्राउंड। ये क्या है? ग्राउंड। अब मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूं, ग्राउंड पे, रेफरेंस पॉइंट पे, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानता हूं? जीरो। तो अब इस ग्राउंड पे कहीं भी मैं आगे जाऊंगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो इस लाइन पे मैं कहीं भी चाहूं, आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो का जीरो ही बना रहेगा। तो सर इस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जब भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके लिखते हैं। तो इस स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, बेटा ध्यान से सोच के बताइए क्या होगा? सर इस स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgr। अगर आप r ऊंचाई पे ऊपर जाएं तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास रखा है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे? r हाइट पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgr। अब मान लीजिए रॉड है जिसका लेंथ है l, मास है m, ये रॉड है। इस रॉड का हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ग्राउंड पे रेफरेंस मान के। तो ग्राउंड पे रेफरेंस मान लेंगे तो इसके सेंटर ऑफ मास पे इसके मास को एज्यूम करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पे ऊपर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा U इज इक्वल टू हो जाएगा, बेटा सोच समझ के बताइए क्या होगा? U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgL/2। देखते हैं कितने बच्चों को ये पल्ले पड़ रहा है, एक बार देखते हैं। mgL/2 बताइए क्या होगा? क्या मैंने सही लिखा है? फटाफट कमेंट करिए बेटा, फटाफट कमेंट करिए बेटा, क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सर सही लिखा है। अब मान लीजिए एक रॉड ही है, आप थोड़ा सा ये रॉड मोटा बना दिया, वैसे इसको थोड़ा पतला एज्यूम करो, ऐसा रॉड है ना? नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सर ये क्यूबॉइड है, नहीं, एक रॉड, एक लाइन जैसा ये रॉड है मान लो। अब इस रॉड का मास एम, लेंथ है, रॉड का मास एम, लेंथ है, इस रॉड को पूरा का पूरा ग्राउंड पे ही लिटा दिया। mgL/2 इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताइए इस रॉड का मास एम है, लेंथ एल है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट वन इज, ये आप बताएंगे खुद, है ना? ये एक रॉड है, चलो एक काम करते हैं, लो अब ये तुम्हें रॉड जैसा फील आएगा इसको करने में, बढ़िया, लो दिख तो रहा है ना भाई? चलो हाँ, जवाब बताइए प्लीज। जीरो। यस, जीरो इज योर करेक्ट आंसर। यस, जीरो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि इसका मास बोलो या सेंटर ऑफ मास बोलो, पूरा का पूरा ग्राउंड पे ही आ गया, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब साहब ये रॉड है, और रॉड हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे, इस रॉड का नेट मास है m, लेंथ है l। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, और पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन पे आपने जीरो लिया है। एक बात बताऊं, मजा आ जाएगा सुन के, है ना, और तुम्हें इससे ज्यादा चमकेगा। एक बात बताता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, असल में वो सिर्फ पॉइंट नहीं होता, वो लाइन बन जाता है सर मतलब ये है कि अगर आप बोलते हो कि यहां पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलता हूं, तो आप यहीं पे नहीं बोल रहे हो, इस लाइन पे हर जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट होता है कि रेफरेंस लाइन होता है साहब? रेफरेंस लाइन डिफाइंड हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन डिफाइंड हो जाता है। अगर आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, तो इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट ही नहीं बचता, ये रेफरेंस लाइन बन जाता है। ठीक बात है? चलिए साहब, अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सर सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास।
अब ये सेंटर ऑफ मास जो होगा, हमें यहां से कितनी डिस्टेंस पे ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने हाइट पे है, और इस हाइट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर हमें पता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इसके एंड से होगा L/2। अब L/2 का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में थीटा की तरफ कॉस वाला, ऊपर साइन वाला। तो ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला, यही तो H है आपका। थोड़ा ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं है ना। थोड़ा क्या ले लिया था हमने? ऊपर ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, उसको नीचे ले लेते। ये रॉड है आपका, इसको नीचे ले लेते। ये हो जाएगा आपका H, ये एंगल है, ये है आपका L/2, यहां पे सेंटर ऑफ मास। तो इस L/2 का हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो ये हो जाएगा mg L/2 sin थीटा। अच्छा, इसको लिमिटिंग वैल्यू से भी मैं वेरीफाई कर देता हूं, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कॉस थीटा कौन है? देवाशीष पांडा परिदा, पता नहीं क्या है। बेटा बहुत ही बकलोल हो तुम, मैं देख रहा हूं, तुम जवाब बहुत दे रहे हो, लेकिन ज्यादातर जवाब तुम्हारा गलत हो रहा है। सही भी हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जवाब तुम्हारा गलत हो रहा है। कम से कम कॉस थीटा लिखने के बाद ये तो विजुअलाइज कर लेते कि अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा को 0 रखूं, इसका क्या मतलब है? डायग्राम में देखो, बुद्धि से देखो। अगर मैं थीटा को 0 रखता हूं तो ये रॉड पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे चिपक जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। तो अगर थीटा 0 है तो पक्की बात है पोटेंशियल 0 होना चाहिए, बुद्धि से आपने सोचा है। अब यहां पे थीटा 0 रखो, सर साइन 0 0 होता है तो सही है, कॉस 0 1 हो जाता मतलब वो गलत है। है ना? तो तुम गलती कर भी रहे हो, चलो मान लिया जल्दीबाजी में हो गया, तो 2 सेकंड लगेगा तुम्हें विजुअलाइज करने में, 2 सेकंड लगेगा। अब यही पे देखो, अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो थीटा 90 होगा तो ये केस होगा, ये थीटा देखो 90 हो गया, तो पक्की बात है थीटा 90 होने पे mg L/2 आना चाहिए। इफ थीटा 90 देन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी mg L/2। अब देखो mg L/2 है या नहीं? सर चलिए थीटा 90 रखते हैं, साइन 91 होता है, mg L/2 आ गया। कितना जोरदार तरीके से विजुअलाइज हो गया, कितना जोरदार तरीके से विजुअलाइज हो गया। क्या आपको चमका ये बात? क्या ये जोरदार तरीके से आपको चमका या नहीं चमका? फटाफट बता दीजिए। वाह, अरे कोई खास बात नहीं, गजब, क्या यू आर बेस्ट। प्लीज सर, जोरदार तरीके से चमका, बहुत आसान था ये, इसमें कोई खास बात ही नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे देखिएगा प्लीज। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है सर, ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड से एक पॉइंट मास है m का, जो इस ग्राउंड से h लेंथ नीचे है, ठीक है सर। एक रॉड भी है m मास का और l लेंथ का, ठीक है साहब। और एक चेन है, चेन समझते हैं? चेन ये वाला, जिसका मास है m, लेंथ है l, और L/2 लेंथ नीचे गिर गया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे गिर गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे मैंने रेफरेंस ले लिया, ये गिवन होगा बेटा, ये मैंने एज्यूम किया है, आपको एज्यूम करना है, या पहले से सवाल में गिवन होगा। मैं बोल देता हूं, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या है? 0 है। तो इस मास का पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? इस पॉइंट मास का है ना, ये m पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? सोच समझ के अच्छे से बताइए एकदम, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? ठीक है, पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? तो जब रेफरेंस पॉइंट से चीजें ऊपर हो तो प्लस आता है, रेफरेंस पॉइंट से चीजें नीचे हो तो माइनस आता है, ठीक है। तो सर इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। तो इस पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgh, है ना। 2 सेकंड लगेगा प्रूफ करने में। यहां पे अगर 0 मान लोगे तो यहां से यहां तक अगर मैं आपको यहां पे पोटेंशियल 0 मान लेता हूं और नीचे लेके जाता हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब पॉजिटिव वर्क करता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। कैसे सर? ये तो फॉर्मूला है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इनिशियल मैंने 0 मान लिया तो ये फाइनल ही बनेगा। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्क पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर माइनस में आएगा, तो एकदम सही है, -mgh। तो आपको ये याद रखना है, रेफरेंस ऊपर तो प्लस, रेफरेंस पे 0 और रेफरेंस से नीचे माइनस। और वो जरूरी नहीं कि रेफरेंस ग्राउंड पे हो, चाहे वो रेफरेंस कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे तो रेफरेंस पे होगा तो 0, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे
निगेटिव। चलिए साहब, अब ये सवाल देखते हैं, सर इसका पोटेंशियल एनर्जी बता दो फिर। हाउ? ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहां पे आप जीरो एज्यूम करेंगे, तो इस रॉड का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कुछ नहीं होगा, वो होगा -mgl/2। अब आप इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिख के बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। ये एक चेन है और इस चेन का मास m है, लेंथ l है, उसका आधा लेंथ ग्राउंड से नीचे हैंग्ड है ना, l/2 लेंथ नीचे है। देखिए मैं बना देता हूं, l/2 यहां से यहां तक नीचे है। तो इस चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अच्छे से सोच समझ के बताइए, है ना। मैं आपसे सही जवाब की उम्मीद करता हूं, मैं आपसे सही जवाब की उम्मीद करता हूं। आप रॉड का लिख रहे हैं mgl/2, एक बार ये लिख के बताएं तो हम मान जाए आपको, है ना। फटाफट सोच के सही जवाब बताइए प्लीज, सोच समझ के सही जवाब बताइए प्लीज। तो ये सर ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसमें पहली बार दो सेक्शन बटेगा। क्या? जो चेन पे हिस्सा है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है। और जो नीचे गया है उसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस लिख लो। टोटल कितना मास नीचे गया है? सर टोटल मास है m/2, तो मास के जगह पे लिखोगे आप m/2। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g होगा। अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये नीचे आया है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में जाएगा। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास तो बीच में जाएगा, तो l/2 नीचे है तो आधा कितना होगा? सर ये होगा l/8। जब भी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, है ना, मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास को हम लेके पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास l/4 पे होगा, आई एम सॉरी l/4, ये l/2 है तो आधा हो जाएगा l/4 पे होगा, तो यहां पे आएगा आपका l/4, तो ये हो जाएगा -mgl/8 इज योर करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन इज नथिंग बट -mgl/8। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी, मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के। mgl/4 लिखे जा रहे थे, mgl अभी भी लिख रहे हैं। शिवानी यादव कह रही सर जीरो है, मीका कह रही है सर mgl/4 आएगा। गजब ही चोमू हो यार तुम लोग, फिर से गलती। काव्या सुधर जा, सुधर जा कह रहा हूं, अभी सुधर जा। त्रिषा बहुत मारूंगा सर, चमका नहीं, अभी चमकाता हूं। क्या होता है कि कभी कभी ना आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। एक काम कर, दीवार पे सर मार जोर से, एकदम छन्नाटेदार चोट लगना चाहिए, उसके बाद तुम्हें चमकेगा। ये चमका नहीं। बाकी लोगों कैसे आ गए mgl भाई, फिर से समझा दो भाई साहब। गजब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मतलब ये तुम्हें समझ आया लेकिन ये नहीं समझ आया, गधा है क्या एकदम? ये समझ आया लेकिन ये नहीं आया, गजब ही बेवकूफ हो गए। देख इधर, ये रॉड है, हाँ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। सर यहां से यहां तक एल लेंथ तक कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एल लेंथ तक कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे। कितना मास रेफरेंस पॉइंट से नीचे है? सर m मास रेफरेंस पॉइंट से नीचे है। सेंटर ऑफ मास का लेंथ कहां पे होगा? सर l/2 पे होगा। सेंटर ऑफ मास यहां से, तो l/2 लेंथ आ गया, -mgl/2 आ गया। ठीक है, एक सवाल और ऐसा कराता हूं मैं, एक सवाल और कराता हूं, चमक जाएगा। एक सवाल और ऐसा कराता हूं, चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख इधर, मान लो ये मैंने ग्राउंड बनाया सबसे पहले तो, और इस ग्राउंड पे मैंने ये चेन रखा। अब अच्छे से देखना एकदम, इस चेन का थोड़ा और इधर बना लेता हूं, लंबा चेन है, मतलब इस चेन का l/3 हिस्सा नीचे है, सिर्फ l/3। मास ऑफ चेन इज, लिख देता हूं पूरा, मास ऑफ चेन इज m, लेंथ ऑफ चेन इज l। अब बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इफ ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस मान लेता हूं 0, है ना। ग्राउंड पे ये जहां पे चेन रखा है टेबल पे, उसका पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूं 0। अब सोच समझ के बहुत अच्छे से जवाब दीजिए। पूरे चेन का मास है m पूरे चेन का मास है m, यहां से यहां तक पूरे चेन का मास है m। उसका l/3 हिस्सा नीचे हैंग्ड है। तो सर सबसे पहली बात तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कितना मास टेबल पे है, तो 2m/3 मास टेबल पे होगा, सीधी सीधी बात है। l/3 लेंथ आया तो m/3 मास आ जाएगा, 1/3 मास नीचे।
और इसका जो रेफरेंस सेंटर ऑफ मास होगा, रेफरेंस पॉइंट से ये सेंटर ऑफ मास, ये कितना नीचे होगा, ये पूरा L/3 है तो L/6 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, माइनस मास लेंगे आप M/3 G, और ये हो जाएगा बेटा L/6। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस mgL/18। देखते कितने लोगों का जवाब आया है। mgL/18, बहुत बढ़िया। आप सुधर गए, अब आ रहा सही जवाब। नहीं चमका, ऐसे कैसे नहीं चमकेगा भाई, इतने आसानी से धीरे धीरे तुम्हारा लेवल में उठा रहा हूं, ऐसे कैसे नहीं चमकेगा। मास भी तो आधा लेना था पिछले सवाल में, एक बच्चा जवाब दे रहा, हाँ बहुत होशियार हो बेटा तुम, है ना, बहुत होशियार हो। टोटल चेन का मास है तो आधा L/2 टेबल पे है तो L/2 नीचे है, तो मास भी M/2 हो जाएगा। सर आपने लिखा नहीं था यहाँ पे, अरे रामलाल, आधा लेंथ अगर नीचे जाएगा तो आधा मास भी तो नीचे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे M/2 बता तो रहा है, समझा तो रहा था, mgL/8 हो जाएगा। क्या आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, सॉरी सर, मतलब पहले तो तुम गलती करते हो फिर सॉरी सर, कोई बात नहीं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो हम जानते थे, हाँ सर हमने पढ़ा है। मान लीजिए कि यहां पे मीन पोजीशन इसकी x = 0, मतलब मीन पोजीशन है। अब मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींच के धीरे 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 x लेंथ पे यहां ला रहा हूं, x लेंथ पे यहां ले आया, ठीक है। इलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन? सर ये इलोंगेट किया है आपने, ठीक है साहब। अब मीन पोजीशन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ui मान लेता हूं, इनिशियल, वो तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जब स्प्रिंग x लेंथ इलोंगेट हो गया है तो यहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूं uf। अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब आप किसी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक जाएंगे, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक जाएंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का साहब ये फॉर्मूला होगा, सॉरी वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा। ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स को एज्यूम करके मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कराया था, बहुत ही डिटेल में कराया था। नवीन सर मजा आ गया सर, चमका सर, थैंक यू। ऐसे कैसे नहीं चमकेगा यार, ऐसे कैसे नहीं चमकेगा, मास भी तो लेना है। जो मास रेफरेंस लाइन पे आ गया उसकी पोटेंशियल 0, और जो मास नीचे गया उसकी पोटेंशियल लेना था। हाँ ब्लैक स्क्रीन, ये ब्लैक ही तो है, तुम्हें ये हरा दिख रहा, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ बिल्कुल सर, ये आप बता चुके हैं कि जब इलोंगेट करेंगे किसी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक तो भी वर्क डन निगेटिव होगा, जब आप कंप्रेस करेंगे तो भी वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है साहब। अब मुझे एक बात बताइए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है? सर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। हाँ सर आएगी, और सर ये बहुत बार आती है, सर ये आती रहती है, एग्जाम में भी आती है। हाँ आने दो, फिर बताओ मैं यहां पे डेल्टा यू लिखूं या माइनस डेल्टा यू लिखूं? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। डेल्टा यू लिखूं या माइनस डेल्टा यू लिखूं? मैं यहां पे लिखूंगा माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होगा। बिल्कुल सही बात है, कंजर्वेटिव का एग्जांपल है। अब बेटा एक चीज यहां पे रुको और थोड़ा सा 2 मिनट सोच समझ के जवाब देना कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी क्वेश्चन को वर्क के कंसेप्ट से सॉल्व करें, क्योंकि वर्क डन ही ये आया है, तो उसमें प्लस माइनस की झंझट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा है, एक अंदर भी माइनस लगा है। लेकिन उसी वर्क के सवाल को वर्क बोल के करते तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसी वर्क को मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी बोल के सवाल सॉल्व करूं, हालांकि सिर्फ अप्रोच अलग होगा, आंसर वही आएगा, सिचुएशन सवाल का वही रहेगा, आंसर अलग आएगा, सॉरी आंसर वही आएगा, बस अप्रोच अलग होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स को माइनस डेल्टा यू लिख रहा हूं। इसको लिखने से क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब ये आ जाएगा आपका फाइनल, मतलब x2 पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस x1 पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के
एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल था, है ना, तो एक्स फाइनल एक्स इनिशियल ही ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा यू एक्स फाइनल माइनस यू एक्स इनिशियल। ठीक है बेटा, अब बताओ मैंने रेफरेंस कहां लिया है? इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस कहां लिया है? इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमने रेफरेंस कहां लिया है? अरे तुम्हें नहीं पता वर्क डन विद स्प्रिंग फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है? हाँ सर, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। अब बताओ मैंने रेफरेंस कहां लिया है? बोल, अब कूट दूंगा अगर रेफरेंस की बात करी तो। रेफरेंस कहां लिया है? नो नीड ऑफ रेफरेंस, नो रेफरेंस, नो रेफरेंस, नो रेफरेंस, यस, कहीं भी रेफरेंस अभी हमने नहीं लिया है। तो ये आ गया आपका चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया आपका चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक आप इलोंगेट करेंगे तो हमें कोई रेफरेंस ऑफ से मतलब नहीं है, चाहे तुम कहीं रेफरेंस लो या ना लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा। अब मैं रेफरेंस की बात करता हूं बेटा, ये बहुत ही मुश्किल चीज होता है, लेकिन कितना एफर्टलेस से हम समझ रहे हैं बताओ। कोई एफर्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है तो चीजें एकदम मक्खन की तरह स्मूथ आगे चलती चली जाएगी। बड़े सवाल आते हैं कि एक्स इनिशियल से यहां एक्स फाइनल तक ले गए हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा? ये होगा बेटा, और क्या होगा? ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं ज्यादा आसान कहां पे होगा रेफरेंस लेना, किसी भी फाइनल पॉइंट पे कि मीन पे? तो देखो बेटा, जब भी आप इलोंगेट करो, कंप्रेस करो, तो उसका मीन पॉइंट जो है ना वो कॉमन होता है। मीन पॉइंट से खींचोगे, सर हम तो पहले से खींच के रखे थे और खींचेंगे, सर और खींचेंगे, ठीक है तो खींच ले। लेकिन लॉजिकली सोच कि अगर मैं यहां पे 4 सेंटीमीटर पे रेफरेंस लेता हूं तो 4 सेंटीमीटर हर सवाल में कॉमन तो नहीं होगा, लेकिन 90% क्वेश्चन में मीन कॉमन होता है। तो जो पॉइंट बार बार आ रहा है, जैसे ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में ग्राउंड बार बार आ जाता है, उसी तरीके से यहां पे स्प्रिंग में मीन बार बार आएगा। तो एट मीन पोजीशन इफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन, है ना, तो इसीलिए हम लोग मीन पोजीशन पे रेफरेंस 0 मानते हैं। एट मीन पोजीशन एज्यूम किया है, ये लेट किया है, ये माना है, होता नहीं है। तो क्या होता है फिर? कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक धोखा है, एक नोमेनक्लेचर है बस, है ना। तो मीन पोजीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? 0। रीजन समझ में आया कि मीन पे ही क्यों मानते हैं? अब मेरी मर्जी है, मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने घर पे 0 मान लूं और तुम्हें फोर्स करूं कि तू मेरे घर पे 0 मान के सवाल सॉल्व कर। अब भाई साहब मैं अपने घर का लोकेशन और कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री सब बता देता हूं, है ना, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड सब बता देता हूं। अब तू कहीं भी बैठ के सवाल सॉल्व कर, तेरा पोटेंशियल एनर्जी मेरे घर पे 0 मानना चाहिए। तो हिटलर वाली बात हो गई। सर वैसे भी आप ऐसी बातें करते हो, हाँ, लेकिन ये नहीं करूंगा क्योंकि ये इलॉजिकल बात है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता कि पोटेंशियल एनर्जी तुम मेरे घर पे 0 मानो, लेकिन मैं ऐसा कर सकता था। ये सर पागलपन होगा। हाँ, तो पागल लोग होते हैं। कैसे होते हैं पागल लोग? ऐसे होते हैं पागल लोग। अरे कैसे होते हैं पागल लोग? ऐसे होते हैं पागल लोग। मैं तुम्हें मजबूर करूं कि मेरे घर पे पोटेंशियल 0 मान, ये लॉजिकली गलत नहीं होगा, लेकिन ये पागलपन होगा बस। लॉजिकली गलत थोड़ी ना है। मैं पोटेंशियल अपने घर पे 0 मानने के लिए तुम्हें बोल सकता हूं और तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन तुम वहीं पे मानोगे जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो। कहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है मान के? तो स्प्रिंग में मीन पे और ग्रेविटेशन में ज्यादातर ग्राउंड पे, है ना। तो मीन पे पोटेंशियल 0 मान लेते। कई बच्चों को लगता है कि मीन पे स्प्रिंग पोटेंशियल 0 होता है। अबे होता नहीं है, ये एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है। ये मैंने क्या किया? एज्यूम किया। होता है नहीं होता हमें नहीं पता। पीडब्ल्यू के ऑफिस में मानो हाँ ना, इससे पीडब्ल्यू का तुम्हें एड्रेस पता चल जाएगा। बहुत सही, आप अपने घर का एड्रेस बता दो, है ना। क्यों बता दूं? बैगन जैसी शक्ल लेके आ जाएगा, तुम्हें घर पे बिठाना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। ये कम मुश्किल बात है क्या? ऐसे मैं अपने घर का एड्रेस तुम्हें क्यों दे दूं भाई? तू कुछ लेके तो आएगा नहीं हमारे लिए, ऊपर से बोझ बन के आएगा। सर खिला दो पिला दो, कुछ भूखे है। रामलाल, काली पहाड़ी पे मानो, युगांडा के काली पहाड़ी पे मानो। बहुत सही। चलो सुनो ध्यान से,
तो ये मैंने यहां पे समय इसलिए लगाया क्योंकि बच्चा क्या कहता है कि सर मीन पे पोटेंशियल जीरो होता है। बे होता नहीं है, माना है हमने। सर मानने को तो यहां पे 100 मान लो, हाँ 100 मान के सवाल सॉल्व कर सकते हो आप, लास्ट में आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 एज्यूम करके भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इनिशियल पोटेंशियल मीन पे हमने मान लिया जीरो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी साहब हो गई जीरो। तो सर अगर यहां जीरो हो गई तो सर फाइनल एक्स पे, x2 को x बोल देते हैं कॉमन अपन, तो ये हो जाएगा हाफ, ये जीरो, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ, अरे के कहां छोड़ दिया भाई, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ के एक्स स्क्वायर। सर ये इलोंगेशन में है कि कंप्रेशन में है सर बताओ, ये इलोंगेशन में है कि कंप्रेशन में है? सर लेकर आएंगे AIR रैंक, हाँ तो बिल्कुल जिस दिन तुम्हारा सेलेक्ट हो जाओ तुम, बस जरूरी नहीं कि मैं तुम पे दबाव डालूं कि तुम्हें AIR 100 लाना है, AIR 10 लाना है, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा मेहनत करो और सेलेक्ट हो जाओ। उस दिन मुझे मैसेज कर देना कि सर अपने घर का एड्रेस दे दो, मेरे घर का एड्रेस का, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर फिर भी आप अपने घर नहीं बुला रहे हो, ये तो चीटिंग है। बुला लूंगा, अपने घर भी बुला लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये कंप्रेशन में कि इलोंगेशन में, अगर मैं एक्स कंप्रेस कर दूं तो क्या होगा, एक्स इलोंगेट कर दूं तो क्या होगा? बोथ इन कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, बोथ इन कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, दोनों में ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों में ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इलोंगेशन। पर गए ना चक्कर में, दोनों में ही होगा। ये मैंने वर्क डन पढ़ाते समय समझाया था कि दोनों में ही हो जाएगा। खर्चा करना है सर को, बहुत सही। चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ द टू स्प्रिंग आर इन द रेशियो ऑफ 5:1। वही फोर्स कांस्टेंट बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट ही होता है ना। फोर्स कांस्टेंट देखो, फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K1 और K2 का रेशियो दिया है बेटा 5/4। They are stretched by the same length. If potential energy stored in one spring is 25 joule, then potential energy stored in the second spring. Potential energy of first spring divided by potential energy of second spring is equal to half K1 x square divided by half K2 x square। साहब दोनों का इलोंगेशन सेम था तो ये कैंसिल कर देते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। U1 आपका 25 जूल दिया हुआ, ये 25 जूल हो जाएगा, बटा U2 आपको निकालना है और रेशियो दिया है बेटा 5/4। ये कैंसिल होगा, 5 × 4 20 जूल। मेरे से पहले तुम सॉल्व कर चुके होगे और यस तुम्हारा जवाब सही है बिल्कुल, D एंड 4th इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जोरदार बेटा जोरदार, मजे आ गए साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार। आगे देखते हैं। टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट इन द रेशियो 3:4। टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो है 3/4। बोथ आर स्प्रिंग आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स F। दोनों पे सेम फोर्स F अप्लाई किया है ना। दो डिफरेंट स्प्रिंग है और दोनों पे फोर्स सेम लगा है साहब। हालांकि दोनों स्प्रिंग सेम नहीं है लेकिन दोनों पे फोर्स सेम लगा है। If the elongation in the first spring is x, then elongation in the second spring is। सिर्फ elongation की बात की है तो बेटा स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होता है, आइसोलेट थोड़ी ना होता है। तो आप लिख सकते हैं Fs बराबर kx इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि दोनों पे फोर्स हमने क्या लगाया है, सेम लगाया है। दोनों पे फोर्स सेम लगाया है तो kx का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आप यहां से लिख सकते हैं K1x1 इज इक्वल टू K2x2। बहुत आसान है। स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो 3:4 है तो K2 को नीचे ले आओ, तो K1/K2 इंटू x1 बराबर x2। K1/K2 का रेशियो बोलो तो सर K1/K2 3/4। सर ये 3/4 है, ओके 3/4। x इज इक्वल टू x2, 3/4x। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, यस। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ अ सिस्टम इज शोन इन अ फिगर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाया है और आपसे फोर्स का ग्राफ पूछा है ना। अब सुनिएगा ध्यान से। हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ही पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करता है। फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय dr। अब किसी यूआर ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और एक्स है या आर ले लो, एक्स ले लो, चलो ux ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है सर, इसका डिफरेंशिएशन du/dx। तो du/dx को इस ग्राफ का स्लोप कह सकते हैं, तो इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। ठीक है सर। तो फोर्स इज इक्वल टू
माइनस ऑफ स्लोप ऑफ दिस कर्व, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ दिस कर्व। अब सर हम ध्यान से देखें तो यहां पे स्लोप कैसा बोलूं सर, एंगल 90 से कम बन रहा है, यहां पे स्लोप बेटा पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप आपका 0 है और यहां पे स्लोप आपका निगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव, देखो ड्यू बाई डी एक्स ये स्लोप है, अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं तो फॉर्मूले का माइनस बाहर आया हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होना चाहिए। और बेटा स्लोप कांस्टेंट है, तो एक बात यहां पे और ध्यान से सुनिए, ये जो स्लोप है इस ग्राफ से देख के पता चल रहा है यू वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। अगर साहब स्लोप कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट होगा, तो देखिए फोर्स निगेटिव एंड कांस्टेंट होगा पहला जवाब। इसमें फोर्स पॉजिटिव है, गलत हो गया। इसमें फोर्स वैरी कर रहा, मतलब यूएक्स ग्राफ का स्लोप वैरी करना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरी बात, यहां पे स्लोप 0, अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं कांस्टेंट है इसका मतलब पक्की बात है, पोटेंशियल एनर्जी कहीं कांस्टेंट है तो इसका पक्का मतलब है कि सर कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे होता है उस लाइन पे फोर्स 0 होगा। कैसे, देखो ड्यू बाई डी एक्स पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसके डिफरेंशिएशन के नेगेटिव को ही कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यहां पे स्लोप कांस्टेंट, सॉरी स्लोप 0, समझ में आ गया? यस। कई बच्चे जवाब दे रहे थे सी, कई बच्चे जवाब दे रहे थे डी, गलत है एकदम। कम से कम ये तो देख ले यार, फोर्स वेरी कर रहा है इसमें एक्स के साथ, फोर्स वेरी कहां कर रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट है। गजब करते हो यार। नेक्स्ट, स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के व्हेन कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज यू। देखो कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर, तो अगर आप मीन पोजीशन पे 0 एज्यूम करो, सुनो ध्यान से, अगर एज्यूम करोगे तो ही की बात है ये, तो अगर मीन पोजीशन पे एज्यूम करते हो तो किसी 1 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो जाएगा आपका हाफ के 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर यूनिट में रखा है अभी मैंने, है ना, बोल रहा हूं गलत है हालांकि, क्योंकि इधर जूल है तो ऐसे मीटर में रहना चाहिए, लेकिन मैं अभी सेंटीमीटर में रख रहा हूं क्योंकि कंपेरिजन बेस्ड सवाल है। इफ इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, फर्दर कंप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया है, क्या किया है, 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया है, देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया है तो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सुनो, या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या इनडायरेक्ट सॉल्व करो। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का यही तो फॉर्मूला है ना, वर्क डन निगेटिव होता है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाता है, हाफ के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर। और बड़ा फंडामेंटल्स और आसान सॉल्व है, और ये किसी रेफरेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा हाफ के एक्स फाइनल, बताइए क्या है सर, एक्स फाइनल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सर इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ के 16 माइनस 1 15, हाँ 15। और यहां से देखिए 1 सेंटीमीटर जब कंप्रेस किया तो हाफ के को 1 का होल स्क्वायर तो नहीं आएगा, के बाई 2 को यू कह सकते हैं, तो के बाई 2 को यू कह देंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका 15 यू। बताइए कौन सा सही जवाब है सर, फोर्थ 15 यू इज योर करेक्ट आंसर। सी कह रहे बच्चे, अरे बेटा तुम क्या समझे, अंग्रेजी बहुत कमजोर है तुम्हारा, फिजिक्स की दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी कमजोर है। सर कैसे, इट इज फर्दर, फर्दर मतलब और, कंप्रेस्ड बाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया है। तुम समझ रहे हो कि 3 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है टोटल, तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 1 मतलब 8 आ गया सर, मतलब ये हो जाएगा आंसर। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है अभी से एक अंग्रेजी का ट्यूशन लगवा लो, है ना, अब्दुल चचा के यहाँ, चचा के यहाँ एक ट्यूशन लगवा लो, तो चचा के यहाँ पर ना, तो चचा के यहाँ एक अंग्रेजी का ट्यूशन आज से याद से लगवा लो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है और आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते बिना अंग्रेजी का। सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ के अपना फ्यूचर खराब ना करो। पिछले क्वेश्चन को रिपीट करो, गधा एकदम निहायती कमजोर हो गए, कौन है पिछले क्वेश्चन को रिपीट करो। गजब,
वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ है। स्लोप लोप कुछ नहीं जानते हो क्या तुम? सारा समझाया मैंने, गजब करते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ ऐसा बना है, और इससे हमें फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ 4 में से सही ऑप्शन बताना है। फोर्स होता क्या है? क्या फोर्स को हम पोटेंशियल से रिलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ड्यू बाई डी एक्स। ड्यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन को हम स्लोप कहते हैं, डिफरेंशिएशन को ग्राफ का स्लोप कहते हैं। तो यहां पे इस ग्राफ के स्लोप को हम कहेंगे ड्यू बाई डी एक्स। स्लोप एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो साहब ये रहेगा आपका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सर ये पॉजिटिव और एंड कांस्टेंट है, माइनस लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो फोर्स हो गया पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो जो भी स्लोप होगा उसको यहां पे, सॉरी स्लोप है तुम्हारा क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्लोप पॉजिटिव और ये माइनस पहले से लगा है, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो ये ग्राफ बनेगा निगेटिव एंड कांस्टेंट। फिर बीच में तुम्हारा स्लोप जीरो। अगर ड्यू बाई डी एक्स स्लोप ही जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूले से देख, कहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो यू कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो ड्यू बाई डी एक्स हो जाएगा आपका जीरो। तो ड्यू बाई डी एक्स को ही कहते हैं फोर्स। तो फोर्स हो जाएगा जीरो और ये बनेगा पॉजिटिव। गजब करते हो, एकदम बेवकूफियत वाली बात कर रहे हो बेटा, एकदम बेवकूफियत वाली बात कर रहे हो। ऐसी बात करोगे तो ढंग की चीज नहीं पढ़ोगे फिर। उड़ीसा मीडियम। चल इधर देख, तो अगर कहीं ऐसा लिखा है दिस फर्दर कंप्रेस टू 3 सेंटीमीटर, कंप्रेस टू 3 सेंटीमीटर, तो 2 का मतलब होता है कि 3 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया है। ये बोला बाई 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर और कंप्रेस किया है। चलो फटाफट बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जोरदार तरीके से फटाफट बताइए, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? 15 जूल इज योर करेक्ट आंसर। फटाफट बता दीजिए बेटा, फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं आया? 15 यू इज द करेक्ट आंसर। यस 15 यू इज योर करेक्ट आंसर। इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। इनिशियल केस में, पहले केस में हम ये लिख लेंगे, दूसरे केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाइनली स्प्रिंग में जब बाई 3 सेंटीमीटर किया तो 1 सेंटीमीटर पहले से कंप्रेस था और 3 सेंटीमीटर और कर दिया तो 4 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइनल पोटेंशियल हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ के इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो हो गया 16 हाफ के इंटू 16। ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। आपसे पूछा था चेंज, तो अगर आप k/2 को u कहोगे तो अब 16k/2 को क्या कहोगे? 16u। तो ये हो गया तुम्हारा 16u। चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, 16u माइनस u इज इक्वल टू 15u, है ना। लेकिन ये चेंज का फॉर्मूला तो आपको डायरेक्ट पता है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर माइनस, तो अभी सो के उठाए क्या? बोला यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? जब सो के उठ जाता अचानक से तो सवाल मत पूछा कर, बेवकूफ कहीं का। ना माइनस का सारा कहानी खत्म हो गया, माइनस कहां से आया? चलो इधर देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v0 ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। एम मास का ब्लॉक है, v0 कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा। क्या हो रहा? v0 कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जा रहा। सरफेस hits the spring of constant k as shown in a figure, then maximum compression in a spring। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? तो साहब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए यहां पे क्या मैं COMe यूज कर सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है? 2, नीचे mg ऊपर नॉर्मल। सर 2 ही तो लग रहा है। जब ये स्प्रिंग से जाके कोलाइड करेगा, तो जब स्प्रिंग से जाके कोलाइड करेगा तो उस पर स्प्रिंग फोर्स और लगेगा। स्प्रिंग फोर्स होता है कंजर्वेटिव। इसका मतलब मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या लिखूं? सर लिखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब यहां पे ढंग से देखिएगा, इस पूरे लाइन पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूं। ये हमारा रेफरेंस हो गया। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का यहां पे मीन है, यहां पे मीन पे इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी 0 मान लेता हूं। स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड नहीं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे है तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी 0। पॉइंट ऑब्जेक्ट है बेटा। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचा है ना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बचा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये जाके इसको कंप्रेस करेगा तो इनिशियली इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है, कंप्रेस करता जाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये क्या है वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा था, तो इस पे पीछे जो फोर्स लगाएगा इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब तक ये आगे चल रहा होगा तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो सर मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये ब्लॉक रुक जाएगा और स्प्रिंग को कुछ यहां पे कंप्रेस कर चुका होगा। तो ये ब्लॉक रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और ब्लॉक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ यहां पे बचेगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के और ये मैक्सिमम कंप्रेशन का होल स्क्वायर। तो साहब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो के मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी नॉट का होल स्क्वायर बटा क्या, के का रूट। ये आपका आएगा सही जवाब, ये आपका आएगा सही जवाब। समझ में आया, समझ में आया। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इनिशियली मास m इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन। स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन का मतलब है कि m मास को हैंग करने से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा होगा, हाँ, तो उसको नीचे खींचेगा तो हाँ चला जाएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स पहले से कुछ लग रहा होगा, कुछ यहाँ पे इलोंगेशन रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ इलोंगेशन रहा होगा, लेकिन ये अभी इक्विलिब्रियम में, किसमें, रिलैक्स मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या बोल दो कि रेस्ट में है। इफ मास m इज सडनली रिलीज्ड, अचानक से इस m मास को यहां से हटा दिया, देन मैक्सिमम एलोंगेशन इन अ स्प्रिंग विल बी। अचानक से m मास को यहां से हटा दिया तो मैक्सिमम एलोंगेशन इन अ स्प्रिंग विल बी। मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, आपको क्या करना है कि आप पहले यहां पे एक डॉटेड लाइन बना ले। सर डॉटेड लाइन का क्या करेंगे, वहां पे हम रेफरेंस एज्यूम करेंगे, यहां पे हम रेफरेंस मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का 0। कौन सी, ग्रेविटेशन वाली। सर यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने अगर 0 मान लिया तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, हाँ, लेकिन सर पोटेंशियल एनर्जी तो हम ग्राउंड पे 0 मानते थे। पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 मानते थे, ग्राउंड पे। सर हम ग्राउंड पे 0 मानते थे, या ग्राउंड पे है ही नहीं, तो सर कहां मानेंगे, इनिशियली जहां पे ब्लॉक है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कर लो, 0 मान लो। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हमने क्या मान लिया है, 0 मान लिया। सर स्प्रिंग में तो कुछ इलोंगेशन पहले से रहा होगा, m मास वहां पे हैंग्ड है, कुछ वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो रहा होगा। नहीं, एक मिनट रुकना। इनिशियली मास m इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज इन रिलैक्स कंडीशन। अच्छा, असल में यहां पे मास हैंग किया है, इसको छोड़ा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलोंगेशन हो। ये मीन पे ही है पहले से, मीन पोजीशन पे पहले से, और इक्विलिब्रियम नहीं है ये, सॉरी, आई एम सॉरी, ये मीन पोजीशन पे ही, अभी कोई इसमें इलोंगेशन नहीं है। अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है, कमजोर के साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी पढ़ लिया था, सवाल थोड़ा सा क्या कर लिया था, मैंने जल्दी पढ़ लिया था। सुनिएगा ध्यान से। इनिशियली मास m इज हेल्ड, बेटा एक छोटी छोटी चीज को ना मैं 2.5 घंटे तक पढ़ाता हूं, 2.5 घंटे तक पढ़ाता हूं, और तुमको तो डाउट बहुत सारे होते हैं, जान निकाल के रख देता हूं मैं। इतने सारे बच्चे, किसी को डाउट नहीं आया, ये कौन है, सोनी करके किसको डाउट आ रहा है लगातार, जबरदस्ती डाउट आ रहा है क्या, जबरदस्ती डाउट तुम्हारे अंदर पैदा लेता है, एकदम दिमाग से पैदल हो तुम। ब्लॉक हटाने से कोई इलोंगेशन नहीं होगा। सुनो ध्यान से, ये सवाल क्या है मैं बताता हूं। सवाल मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया था, सॉरी, ये सवाल पढ़ो ढंग से। इनिशियली मास m इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज इन रिलैक्स कंडीशन। क्या है कि एक स्प्रिंग लिया, क्या लिया, एक स्प्रिंग लिया, और स्प्रिंग में मास अटैच करके उसको छोड़ा नहीं है, मास जो अटैच किया उसको रिलीज नहीं किया,
स्प्रिंग में मास जस्ट अटैच किया है, उसको छोड़ा नहीं, उसको रखे हुए हाथ से, यहां पे सपोर्ट है एक, जस्ट यहां पे एक हुक लगा हुआ है और हुक में इस मास को हैंग किया जस्ट, है ना। कोई इलोंगेशन अभी स्प्रिंग में नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है अभी स्प्रिंग में साहब, कोई इलोंगेशन ही नहीं है, मीन पोजीशन पे। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, अक्षत शर्मा सुन लेना, मैं जो कह रहा हूं, आस्था शर्मा सुन लेना थोड़ा सा, इतना बड़ा जो कमेंट लिख रही है बिना एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिए हुए, सुन ले पहले, बकलोल कहेंगे कहां से। देख इधर मैं समझाता हूं सवाल, मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 बार बोल चुका कि सवाल को मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, पहले पढ़ने में मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी, लेकिन जबरदस्ती तुम उंगली किए जा रहे हो। देख ना यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, इनिशियली मास m इज हेल्ड सच दैट स्प्रिंग इज इन रिलैक्स्ड कंडीशन, मतलब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, और स्प्रिंग के बारे में जब कुछ ना बोला जाए तो आइडियल होता है, ठीक है सर। स्प्रिंग में ना तो कोई इलोंगेशन है ना ही कंप्रेशन, सिंपल सा स्प्रिंग है, यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या है, 0। इफ मास, अब इफ मास m इज सडनली रिलीज्ड, अब क्या किया है कि m मास का एक ऑब्जेक्ट इसमें अटैच किया है, और जस्ट अटैच किया, ये छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, अटैच किया हुआ है और इसको पकड़ के रखा है। तो यहां पे सबसे पहले हम जहां भी अटैच किया उसी इंस्टेंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते, 0 एज्यूम किया है। सर स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियली आप 0 मान ले, हाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 मानते हैं, तो हमने मान लिया। अब क्या किया है, अब क्या किया है कि इस मास को यहां से अटैच करके यहां से हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया, बस नीचे का जो सपोर्ट है ना बेटा, नीचे का जो सपोर्ट है वो अचानक से हटा लिया। तो जैसे ही आप नीचे का सपोर्ट हटाओगे, जैसे ही आप नीचे का सपोर्ट हटाओगे तो ये भाग के कहीं नीचे जाएगा, हाँ सर, mg के वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये नीचे जाएगा, तो इनिशियली स्प्रिंग फोर्स होगा 0, क्योंकि स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 0, mg की वजह से नीचे भागेगा, धीरे धीरे इलोंगेशन डेवलप होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने के लिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चलता जाएगा। यहां पे कहीं मीन पोजीशन पे जब आएगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स को सफिशिएंट स्प्रिंग फोर्स ऊपर हो जाएगा तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन अचानक से छोड़ दिया था तो रफ्तार से भागते हुआ था, तो इसका था कुछ ना कुछ स्पीड, इनर्शिया ऑफ मोशन, नेट फोर्स इस पे 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने से ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए ये जरूरी नहीं है, अगर इसमें नेट फोर्स 0 हुआ है, नेट फोर्स यहां पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नीचे जितना mg ऊपर का केक्स उसको बैलेंस कर लेगा, तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, नहीं, अचानक से छोड़ा है ना आपने, क्या किया आपने, अचानक से छोड़ा है। तो सर अचानक से छोड़ने पे क्या होता है, अचानक से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें रफ्तार आ गया है, इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया है, इनर्शिया ऑफ मोशन से भागता हो जाएगा मीन पोजीशन पे, जहां पे नेट फोर्स 0 होगा वहां पे उसकी कुछ स्पीड आ जाएगी। तो सर स्पीड आ गई, नेट फोर्स 0 हो गया, तो स्पीड से चलता रहेगा, हाँ चलता रहेगा। जैसे नीचे जाएगा तो कमेंट करके फटाफट बताओ, जैसे नीचे जाएगा तो mg बढ़ेगा कि केक्स बढ़ेगा, फटाफट बताओ, नीचे जाएगा तो mg बढ़ेगा या केक्स बढ़ेगा, फटाफट फटाफट बताइए। जब ये नीचे जाएगा तो mg तो कांस्टेंट ही रहेगा, इलोंगेशन बढ़ने से केक्स बढ़ जाएगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा लेकिन स्पीड नीचे की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ स्पीड रहेगी, जिसके वजह से वो भागता हुआ कहीं नीचे जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, है ना, और स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो फाइनली मैक्सिमम इलोंगेशन पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। तो हमें यहां से स्प्रिंग यहां पहुंच गया फाइनली, तो ये फोटो बनेगा, देखो ऐसे 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 ये फोटो बनेगा, ये फोटो बनेगा। वहां पे जहां पे स्पीड 0 हो जाए उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ केक्स बढ़ेगा, सही बात है, तो बेटा ऊपर केक्स बढ़ेगा तो रिटार्ड करेगा, लेकिन रिटार्ड करने से पहले, स्पीड कम होने से पहले, रुकने से पहले थोड़ा सा डिस्टेंस चल जाएगा। तो यहां पे पहले था, ये हो गया मान लीजिए इसका इलोंगेशन। तो आप लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि 2 फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग, और दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हमने 0 माना था, ऑब्जेक्ट वहीं पे था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हो जाएगा 0। काइनेटिक क्या हो जाएगा, तो रेस्ट में था ब्लॉक, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा 0। सर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी मीन पोजीशन पे वो भी हो जाएगा 0। तो सब कुछ इनिशियली 0 ही है, सब कुछ इनिशियली क्या है, 0 ही है। तो चलो सर 0 है। फाइनल
यहां पे अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो माना है तो एक्स लेंथ नीचे गया है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम जी एक्स प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फिर से रेस्ट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा प्लस। सर ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितना स्टोर होगा, तो एक्स इलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो x यहां पे इलोंगेशन था जीरो, मीन पोजीशन था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, x पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जब ये माइनस को इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स से कैंसिल करोगे तो x बचेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2mg बाई के। अब कई बच्चों को इसमें समस्या होगा कि सर हमारा तो आंसर पहले आ रहा था, पहला जवाब हमारा सही था, दूसरा जवाब हमारा सही नहीं था, दूसरा जवाब हमारा सही नहीं था। तो चलो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा कि दूसरा जवाब तुम्हारा जो था वो गलत ही था, सॉरी पहला जवाब जो तुम्हारा था mg बाई के वो गलत था। और मैं तुम्हें ये फील दिला दूंगा, स्प्रिंग नहीं है मेरे पास लेकिन मैं तुम्हें फील दिला दूंगा सिंपल पेंडुलम से। कैसे दिलाता हूं ध्यान से देख। मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है सर, अब मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं। सर करो, सर आपका हाथ साथ में आ रहा है, हाँ मैं इसको धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, मैं इसको सडनली नहीं छोड़ रहा हूं, स्लोली रिलीज कर रहा हूं। तो सर मिड पोजीशन पे आके रुक जाएगा। हाँ देखो फिर से देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्लोली रिलीज कर रहा हूं, है ना, ये है इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कुछ इलोंगेशन पे ले गया और इसको स्लोली रिलीज कर रहा हूं। स्लोली क्या होता है, स्लोली होता है छोड़ूंगा नहीं धीरे धीरे करूंगा, छोड़ूंगा नहीं धीरे धीरे करूंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। हाँ सर ये तो बहुत अच्छा है, मीन पोजीशन पे आकर रुक गया। अगर मैं इसको अचानक से छोड़ दूं तो क्या होगा, तो अचानक से छोड़ देने पे देखना क्या होगा। तो सर अचानक से जब मैं छोड़ रहा था तो जितना एंगल पे पहले मीन पोजीशन से जितने एंगल पे था उतने ही एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सर ये स्लोली रिलीज करना और सडनली रिलीज करने में क्या डिफरेंस होता है। सुनो बेटा, जब मैं इसको सडनली रिलीज कर रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके मीन पोजीशन पे आते आते काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जा रही है। जब मैं इसको सडनली रिलीज कर रहा हूं, देखो सडनली, फिर से देखो एक बार सडनली देखो, है ना, कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, दिमाग में घुस जाएगा। देखो तो सडनली रिलीज करने से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो जब मीन पोजीशन पे आता है तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे चला जाता है। किसकी वजह से आगे जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और अगर मैं इसको स्लोली रिलीज कर दूं, स्लोली धीरे धीरे, मैं इसको छोड़ ही नहीं रहा, एकदम धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, छोड़ ही नहीं रहा, धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, है ना, मैं लगा रहा हूं फोर्स, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और अपनी फोर्स को धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे रिलीज करके यहां ले आया। जब मैं यहां पे लाया तो अच्छे से सोचो कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो पहले के कंपेयर में आधा हुआ। सडनली छोड़ूंगा तो वहां तक जा रहा, धीरे धीरे छोड़ रहा हूं तो यही रुक रहा। मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको स्लोली रिलीज कर रहा हूं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सर क्यों, क्योंकि मैं हूं वहां पे, और जहां पे हम और आप होंगे सिस्टम में और उसको धीरे धीरे सिस्टम में आप इन्वॉल्व हैं तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मैं यहां पे हूं, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा वहां पे सीओमी नहीं लगेगा। और मैं अगर इसको अचानक से छोड़ दूं, मैं अगर इसको अचानक से छोड़ दूं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई होगा। समझ आया अच्छे से, समझ आया अच्छे से। अब यहां पे क्या हो रहा कि यहां पे मास स्प्रिंग मीन पोजीशन पे था, एक मास अटैच किया और अचानक से छोड़ दिया। तो अचानक से मास छोड़ा ना तो ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स है उसको रफ्तार में भगा के ले जाएगा। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ले जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, वो धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा और जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा किसी इंस्टेंट पे आके वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लेगा। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन वहां पे स्पीड डेवलप हो गई है। उस स्पीड की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाएगा, जैसे ही आगे जाएगा तो केक्स बढ़ जाएगा,
एक्स बढ़ जाएगा मतलब ऊपर फोर्स डोमिनेटिंग, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन नीचे मतलब रिटार्ड होगा। रिटार्ड होते होते कहीं पे जाके वो रुकेगा, और जहां पे जाके रुकेगा वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन। सर इसका मतलब ये हो गया कि सेम सवाल जो प्रीवियस क्वेश्चन में था एग्जैक्टली सेम, कुछ भी नया नहीं, एकदम सेम सवाल है। स्प्रिंग है, मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, इलोंगेशन उसका 0 है, हुक लगा है। ठीक है सर, अब मैं क्या किया, एक एम मास का ऑब्जेक्ट लाया और इसमें भी हुक लगा है, इसको यहां से अटैच कर दिया, और मैं यहां पे सपोर्ट को, एम मास को स्लोली रिलीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्लोली रिलीज्ड। वहां पे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे सवाल में देखो क्या लिखा है, सडनली रिलीज। देखो बेटा क्या लिखा है, सडनली रिलीज। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्लोली रिलीज, देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन। अभी आपको जो मैंने विजुअलाइज कराया था सेम उसी तरह के यहां पे स्प्रिंग से 2 इलस्ट्रेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब स्लोली रिलीज कौन करेगा बता, स्लोली रिलीज कौन करेगा, स्लोली रिलीज कौन करेगा। सर स्लोली रिलीज आप करोगे, धीरे धीरे इसको छोड़ो। तो जब मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, ध्यान से देखना, इसी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जितना नीचे एमजी लग रहा था, ऊपर में उतना ही नॉर्मल लग रहा था, सपोर्ट की वजह से, है ना, जस्ट अभी अटैच किया ही है। सर स्प्रिंग फोर्स यहां थोड़ी ना लगेगा बेटा, अभी मीन पोजीशन पे। अब जैसे ही मैं इसको धीरे धीरे छोड़ूंगा, नीचे जाएगा, तो एक सिचुएशन पे क्या होगा कि इस सपोर्ट को मैं धीरे धीरे हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा, सपोर्ट को मैं एकदम धीरे धीरे हटा रहा हूं। तो सर यहां पे क्या होगा कि नॉर्मल ऊपर लगेगा, हां, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, हां, और एमजी नीचे लगेगा। अब ध्यान से देखोगे, मजा आ जाएगा कि एमजी नीचे, ऊपर नॉर्मल और केएक्स, तो केएक्स प्लस नॉर्मल बराबर एमजी एट एनी इलोंगेशन एक्स। यहां से किसी इलोंगेशन एक्स पे हमने ये कंडीशन बनाया, है ना, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसी इलोंगेशन एक्स पे। तो किसी इलोंगेशन एक्स पे ऊपर केएक्स भी आ जाएगा, क्योंकि इलोंगेशन एक्स होगा तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स केएक्स लगेगा। तो सर ये केएक्स ऊपर, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, तो ये इक्वेशन लिखोगे। अब जैसे जैसे आप नीचे लाते जाओगे, बताओ केएक्स क्या होगा, नीचे लाओगे तो केएक्स क्या होगा, बताओ। सर नीचे लाओगे इलोंगेशन बढ़ेगा तो केएक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और एमजी तो सर कांस्टेंट है, एमजी कांस्टेंट है, केएक्स बढ़ेगा, एमजी कांस्टेंट है, केएक्स बढ़ेगा, तो नॉर्मल क्या होगा, सर नॉर्मल थोड़ा कम होगा। अगर नॉर्मल कम होता गया, मैक्सिमम इलोंगेशन पे नॉर्मल हो जाएगा 0। क्यों सर, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन पे आप हाथ हटा दोगे लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब हो गया एमजी को चुपचाप केएक्स ने बैलेंस कर लिया। तो एमजी को केएक्स ने बैलेंस कर लिया, तो केएक्स बराबर आ गया mg, यहां पे आ जाएगा x बराबर mg/k। सर यही चीज आपने पिछले सवाल में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा पिछले सवाल में नॉर्मल था ही नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, वहां पे अचानक से मैंने छोड़ दिया था। बिल्कुल सही जवाब है आपका, केएक्स इंक्रीज करेगा, mg कांस्टेंट हो तो नॉर्मल डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या होगा, ये बेटा मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या होगा कि केएक्स इतना हो जाएगा बढ़ के कि एमजी को बैलेंस कर ले, तो नॉर्मल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर केएक्स अकेला एमजी को बैलेंस कर रहा है तो नॉर्मल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इलोंगेशन आ जाएगा mg/k। कब, जब आप स्लोली रिलीज करोगे। और सडनली रिलीज करोगे तो क्या होगा, सर सडनली रिलीज करेंगे तो 2mg/k आएगा, एंड स्लोली रिलीज करेंगे तो mg/k आएगा। तो याद रखना, हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, कि अगर आप स्लोली छोड़ते हो तो सडनली के कंपेयर में आधा आंसर आता है, और अभी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैट में भी हर जगह मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा, आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो 2 सवाल हमने किए हैं ना, इसमें सीओएमई से एक बार कर लो, सडनली वाला कर लो, आसान है, और जो सडनली का आंसर होगा उसका आधा होगा स्लोली का, लिख लो। अब किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, मैं इलेक्ट्रोस्टैट में भी पेंडुलम वाले सवाल होते हैं ना, डेढ़ पेज का कैलकुलेशन होता है, उसका डेढ़ पेज का कैलकुलेशन होता है, कहते हैं नीट में नहीं आता है, वो तुम आराम से विजुअलाइज कर लोगे कि जो सडनली में हो रहा है स्लोली में उसका आधा होगा, बस। हमेशा होता है कंजर्वेटिव फील्ड में, हमेशा आधा होता है। एमा स्टार दे दो, हाँ दे दिया ना, सीओमी सडनली वाला निकाल ले, एक तो करना पड़ेगा ना, सडनली वाला निकाल ले, स्लोली वाला, सही बोल रहा हूं। आगे कई चैप्टर में कंजर्वेटिव फील्ड आएंगे, सब में आंसर आधा हो जाएगा। जा जी ले अपनी जिंदगी।
जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। पेंडुलम वाले सवाल में डेढ़ पेज का कैलकुलेशन होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में उसमें भी आंसर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेन इज ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/5 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। 1/5 ऑफ इट्स लेंथ, 1/5 मतलब चेन का बहुत छोटा सा हिस्सा 1/5 मींस L/5। कितना है बेटा? L/5 लेंथ नीचे है, तो पक्की बात है मास भी M/5 ही आ जाएगा। तो सवाल पूछ रहा आपसे, सवाल पूछ रहा मास लेंथ L मास M, हाँ टोटल लेंथ L का मास M है, तो L/5 का मास M/5 होगा। देन वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। कौन करेगा पुल? हम करेंगे पुल। तो विथ स्मॉल स्पीड लिख देता हूं, विथ स्मॉल स्पीड। जब ना लिखा हो ना तो फिर यहां पे समझ लेना ये स्मॉल स्पीड से ही किया है, इनफाइनेटली स्मॉल स्पीड से किया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बेटा फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा 0। कैसे? जब आप इस चेन को पूरा का पूरा टेबल पे ला दोगे और टेबल पे ही रेफरेंस पॉइंट को 0 मान लो, इनिशियली भी टेबल पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल पोटेंशियल 0, इनिशियल क्या होगा? तो इनिशियली जो ये चेन का हिस्सा ना उसका पोटेंशियल 0 होगा, जो नीचे हैंग्ड है उसी का पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है। सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा, तो लिखिए माइनस इस फॉर्मूले का पोटेंशियल एनर्जी में माइनस M/5 G L/10। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा mgL/50। mgL/50 इज योर करेक्ट आंसर। mgL/50 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ आया। mgL/50 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सवाल करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, सीओमी से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ मास √2 kg रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन। यहां से इसको रिलीज किया, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। एज शोन इन फिगर, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर एंड ब्लॉक कम्स to rest after the compression of the spring by 1 centimeter. Then the distance traveled by the block before comes to at rest. इसमें कितना डिस्टेंस ब्लॉक ने चला है वो आपसे पूछा है। कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व? ध्यान से सुनिए। आप यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान ले? 0 मान ले, ठीक है सर। और अभी स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का भी क्या हो जाएगा? 0। और मान लो कि ये हाइट आपका h है, ठीक है बेटा, कितनी हाइट है? h। अब लगाओ सीओमी। सर सीओमी यहां पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सर नॉर्मल यहां पे लग रहा है और नॉर्मल कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, लेकिन नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा, तो यहां पे आप सीओमी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप सीओमी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना में बताइए, क्या आप यहां पे सीओमी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर सीओमी अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट सीओमी अप्लाई करिए, लिखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये अप्लाई करिए और इस सवाल को बड़े आराम से आप सॉल्व करिए, ठीक है बेटा। उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए, है ना, h निकाल लो, उसके बाद आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। तो सर यही क्यों नहीं माना? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको ये वर्टिकल हाइट चाहिए होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? वर्टिकल हाइट चाहिए होता है। समझ में आया? तो ये है आपका होमवर्क, आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के और भी बहुत सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा। अभी खत्म नहीं हुआ है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के और अच्छे सवाल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन is the beautiful example of conservation of mechanical energy. Vertical circular motion is beautiful example of conservation of mechanical energy. तो नेक्स्ट लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन एनर्जी के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन लॉज ऑफ मोशन में आपने क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा वहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स पढ़नी है। अब मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन एनर्जी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे एप्लीकेबल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत सारे सवाल बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, और वो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने के बाद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग बहुत सारे सवाल और कंसेप्ट पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।